बात की जाती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो टॉपिक दिया गया है बहुत ही अछूता सा है, बड़ा ही यूनिक सा है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है कि हमारी बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में हमारी जो संगीत जगत रही उसमें कव्वालियों का क्या योगदान, कब से इसकी शुरुआत हुई और कैसे कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा। तो इसके बारे में बात करने के लिए मैं सबसे पहले हमारे सीनियर मोस्ट अशोक साहब को मैं आवाज दूंगा कि वो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि फिल्मों के हवाले से और फिल्मों की बातों के हवाले से बहुत सारी जानकारियां उनके पास। सर कव्वालियों की, हाँ सर, थैंक यू सर, आपने मुझे कहने का मौका दिया। कव्वालियों की शुरुआत तो बहुत पहले से अनूप खुसरो साहब के जमाने से शुरू हुई। और पहले तो ये समझ लीजिए ये हकीकी कव्वाल होती थी और मतलब जो है प्रार्थना ऊपर वाले की, और बहुत ही इनका जो है खाली फिल्मों में नहीं, हिंदुस्तानी आवाम के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। फिल्मों में तो सबसे पहले 1945 में जीनत फिल्म में आई थी नूरजहां जोराबाई अंबाले वाली, और एक गायिका और थी जिसका वो था आहें न भरी शिकवे न किए, खुशबू ने जुबा से काम लिया। तो उसके बाद तो जब कव्वालियां शुरू हुई तो उनके तो जितना भी कहा जाए कम है। और बहुत ही मशहूर मारूफ कव्वालों में आप समझ लीजिए शंकर शंभू, जानी बाबू कव्वाल, अजीज नाजा, और लेकिन मोहम्मद रफी साहब के समय में तो कव्वालियों को उस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि फिर उनके बाद तो फिर कव्वालियां अब आनी ही बंद हो गई, क्योंकि कव्वाली लिखने की योग्यता भी होनी चाहिए गीतकारों में और मूसीकारों में भी, जिसे कहा जाए कि वो योग्यता होनी चाहिए। और कव्वालियों का तो कहा नहीं जा सकता। एक फिल्म आई थी कव्वाली की रात, खाली कव्वालियों की वजह से वो हिट थी, और जिस फिल्म में कव्वाली होती थी उस फिल्म का हिट होना बिल्कुल जरूरी था। और रोशन साहब तो प्रिंस ऑफ कव्वाली ही कहे जा सकते हैं। उनकी ऑल टाइम ग्रेट कव्वाली ना तो कारवां की तलाश है, या निगाहे नाश के मारों का हाल क्या होगा, और ये चांदी का बेगम सोने की नजर, या बहू बेगम की कव्वाली ऐसे में तुझको ढूंढ के लाऊं कहां से मैं, नौशाद साहब की भी मुगल आजम की कव्वालियां, और इसके बाद पालकी की भी और चौधरी के चांद के भी। तो कव्वालियों ने कव्वाली का फिल्मों में होना फिल्म की गारंटी की सफलता की एक गारंटी होती है। तो हमारे गूगल जी आप इस विषय में क्या कहना चाहें? देखिए सर, मैं तो विनोद जी के साथ जब ये बुक लिख रहे थे मोहम्मद रफी साहब की जी, तो शायद मैं ही पहला आदमी था इनके साथ था। ये तकरीबन कोई 2000 के आसपास की बात है जी। तो अभी ये खाली पेज लेके घूमते होते थे, फिर बम्बे गए, फिर इन्होंने धीरे धीरे लिखी। फिर मेरी इनसे एक बार न्यूज पेपर के थ्रू मैंने उनको न्यूज वालों को किया कि ये किसने लेख लिखा है, तो मेरे को उससे फोन नंबर चाहिए। बस फिर मैं भी नई दिल्ली के एरिया में काम कर रहा था एनडीएमसी में, तो ये भी एनडीएमसी में आते थे, उधर इनका ऑफिस था। तो मुलाकात बढ़ती गई, तो बस इन्होंने जिस दिन इनॉग्रेशन थी उस दिन शायद हुसन लाल जी या भगत राम जी की बेटी, ये महादेव रोड पे एक स्टूडियो था, वहां पर इन्होंने बुलाया था। तो बस ऐसे मुलाकातें होती गई। तो कव्वाली तो मोहम्मद रफी साहब की जो ये इश्क इश्क है जो एक थी पहले, हाँ मैं ऐसा था। फिर जब मोहम्मद रफी साहब आए तो फिर एक दौर उनकी आवाज में, देखिए मैं किसी सिंगर की बुराई नहीं कर रहा, मगर जो पहले कव्वाली होती थी वो एक ही लय पर और एक ही आवाज में होती थी, उसकी लय बदली नहीं। जैसे कि आज भी हमारे हिंदू धर्म में आरती होती है ओम जय जगदीश हरे, तो एक ही तर्ज है। मगर जब रफी साहब ने गानी शुरू की, चाहे वो हम किसी से कम नहीं या समझ लीजिए आप पर्दा है पर्दा, वो स्टाइल ही चेंज कर दिया उन्होंने कव्वाली का। ये हम लोगों के दिमाग में आ गई। बाकी तो कव्वाल जो शंकर शंभू हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी गाई है। लगता है कि मगर थोड़ा सा संजय जी आप कुछ अर्ज करें। हाँ जी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। तो
मैं दरअसल कह सकते हैं कि कव्वाली का शहनाई हूँ। बस बहुत ज्यादा तो नहीं जानता इतिहास भूगोल इसके बारे में, लेकिन मैं लगातार सुनता आ रहा हूँ यहाँ के पाकिस्तान से। और अजीज नारा जी को खूब सुना है मैंने, कह सकते हैं मतलब इस तरह से। और फिल्मी कव्वालियों के बारे में मेरा जो बहुत सतही सा समझ लीजिए एक विचार हो सकता है, शायद मैं कितना सही हूं, लेकिन जो जितने मानी खेज या जितने जिस तरह गंभीर कव्वालियां पहले थी, जितने अर्थ निकलते थे, जितनी चीजें निकलती थी, जिस तरह की उनकी बनावट होती थी, वो शायद अब नहीं है। मैंने शायद पिछले 10 साल में बहुत मुश्किल से 4-5 ऐसी कव्वालियां सुनी होंगी, फिल्मी कव्वालियां, जो बहुत अच्छी लगी या लगा कि बहुत धुन और सुर और शब्द उसके बहुत अच्छे हैं। वैसे अमूमन कव्वालियों को लगता है केवल सिचुएशन के नाम पर कभी कुछ हमद हो या कोई वैसे कव्वालियां हैं बस डाल दी जा रही हैं, लेकिन उस तरह के उस स्तर की कव्वालियां शायद अब नहीं सुनाई देती। देखिए सर, मैं कहना चाहूंगा आपको, मैं हिंदुस्तान की सबसे मशहूर और मारूफ 10 कव्वालियां बताऊंगा जिसमें अब देखिए, ये तो जो बरसात की रात की कव्वाली है, ना तो कारवां की तलाश है, ये कव्वाली नहीं है बल्कि नात शरीफ है। और इसके बाद जो है आप समझ लीजिए, मेरी तस्वीर लेके क्या करोगे तुम, ऐसे में तुमको ढूंढ के लाऊं कहां से मैं, और चांदी का बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत क्या कहिए। और साहिर साहब की वो जी चाहता कि वो कव्वाली, वो दिल ही तो है कि वो जो गाई आशा भोसले की बहुत ही निगाहें। हाँ, अब उसका आखिरी बारों का हाल क्या होगा, वो तो उसकी बरसात की रात की कव्वाली है। हाँ, तो उसे लेकिन आप वो देखिए, साहिर लुधियानवी साहब कलम तोड़ लिखते थे। वो लिखते थे, बताइए, जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई, वो घड़ी मेरे लिए ऐश की तमहीद हुई, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद मनाते हो मेरे लिए ईद हुई। वो जलवा जो सामने है और वो जलवा चुराने को जी चाहता। बहुत साहब है, क्या लिखा है साहब, मतलब तो। और जितनी भी कवालियां मतलब जो है, अच्छा, और कितना बढ़िया अंदाजे बयान उसमें था। बी ग्रेड की फिल्म ही थी, लेकिन वो कहने वाले तू भी कह लो जो दिल की बात है, कव्वाली की रात है ये, कव्वाली की रात है, या जाते जाते एक नजर पर देख लो, है कि। और मुगले आजम की तो कव्वालियां जो नौशाद साहब ने उनकी मौसीकी में है, तेरी किस्मत महफिल में किस्मत आजमा कर हम देख, मतलब कव्वाली तो आते ही फिल्मों का हिट होना एक गारंटी हो जाती। लेकिन साहब बहुत मेहनत लगती है कव्वाली लिखने में, उसके अंदर एक फलसफा होता है, उसका अंदाज गायकों को भी। अब आपको मैं एक घटना बताता हूँ। बिहार शरीफ में एक बार जानी बाबू कव्वाल की कव्वाली की रात थी, और उसमें हेलो, ये क्या हुआ? जी अब आ गई है। जी बोलिए। हाँ, तो बिहार शरीफ में वो कव्वाली जानी बाबू कव्वाल की थी, और जितने स्टेडियम में लोग अंदर थे उससे ज्यादा बाहर। और रात 12 बजे जरा सा कुछ कव्वाली होने लगी तो उन्होंने गाना शुरू किया, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। और साहब बाहर से भीड़ अंदर टूट पड़ी और स्टैम्पीड मच गई, और 15-16 आदमी कुचल के खत्म हो गए। तो कव्वालियों का तो मतलब जिससे कहा जाए जो है, अच्छा, हम लोगों के समय में कुछ जवाबी कव्वाली भी होती थी। हाँ, मैंने सुनी है वो, कानपुर में तो बहुत ज्यादा होता है। मैंने भी सुनी है। तो कव्वालियों का तो एक दौर, अब तो देखिए, ना तो वो लिटरेचर है, ना वो गाने वाले हैं, ना वो म्यूजिक है, लेकिन जो हमारे पास कव्वालियों की धरोहर है वो भी बहुत अच्छी है। जब भी कभी कव्वालियों की लेंथ कुछ ज्यादा हुआ करती थी बनिस्बत दूसरे गानों से, तो लोगों में लगता है कि अब उतना धैर्य भी नहीं है उतनी देर सुनने का। सर ऐसा नहीं, बात मैं आपसे बताऊं, अगर उसके अंदर फिलॉसफी, लिटरेचर और थॉट्स हैं तो आज भी सुनेगा, लेकिन कौन लिख सकता है? अब आपने भी जो बताया, निगाहें नाज के मारों का हाल क्या होगा, अब उसकी लाइन, हमारे हुस्न की बिजली चमकने वाली है, न जाने आज हजारों का हाल क्या होगा। अब आप तो इतनी बढ़िया मतलब जो है, तो आज ही बंद के रह जाता है। लाइन बहुत बहुत गंभीर हुआ करते थे, माने के साथ हुआ करती थी। तो बिल्कुल जो है, पहली कव्वाली से लेकर के जो है वो, और मैं तो उन फिल्मों को जरूर देखता था, और बल्कि कव्वालियों को मैं अभी भी बजा बजा के सुनता हूं, मेरा पास टाइम ही है। लेकिन वही है कि हर चीज का जेनिथ जो है, क्लाइमेक्स, रफी साहब से शुरू, मतलब रफी साहब ने पहुंचाया है।
जो है लास्ट में भी उनके समय में ये इस जो मैसेज में चंद्र प्रकाश झा जी भी मौजूद हैं। चंद्र प्रकाश जी, आप हैं वहां, सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप कैमरा ऑन कीजिए ताकि हम लोग आपको देख सकें। कैमरा बंद, आपकी आवाज सुनाई दे रही जी 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 देखिए, मैं 2 मिनट में 2 बातें कहूँ। 2 बातें। एक तो जी, कव्वाली आप- जो है ना, हिंदुस्तानी फेनोमेना। कव्वालियां, कव्वाली नहीं, कव्वालियां हिंदुस्तानी फेनोमेना। और हिंदुस्तान के बाहर ये फेनोमेना हमें तो नहीं मिला है। पाकिस्तान में भी है कुछ, थोड़ा सा पाकिस्तान के उस पार्ट में भी जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है। और कव्वालियां दम तोड़ रही। विनोद विप्लव जी के लिए ही हमने 2 ये वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने ही की थी। रोशन साहब का जो कंपोज किया हुआ है और जो साहिल लुधियानवी का है, इश्क इश्क जो है, तो हमने इसमें जानकारी दी थी। हम मुंबई में रहते, अभी तो हम बिहार के अपने गांव में हैं, कि जो रिकॉर्डिंग हो गई और रोशन साहब जा रहे थे, तो किसी ने कहा उसमें कि जी करता है कि रात भर ये कव्वाली। तो मन्ना डे भी थे उस कव्वाली में। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो हम लोग गाते हैं। तो उन्होंने कहा ए आशा भोसले भी उस कव्वाली में है और वो हम लोग के बीच में है अभी। और हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा सही कह रहे, तुम्हारी जानकारी बिल्कुल सही है। तो उनका हम लोग गाते हैं। रोशन साहब जा रहे थे तो किसी ने कहा कि भाई वो इजाजत दिलवा दें जो रिकॉर्डिंग रूम है, और ये फेमस स्टूडियो में, बॉम्बे में एक फेमस स्टूडियो है, वहां कव्वाली की रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग पूरी तरह से सही थी, रिकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। लेकिन जो सिंगर्स थे, कव्वाल कहना अच्छा रहेगा ज्यादा, मोहम्मद रफी थे उसमें, आशा भोसले जी तो थी ही उसमें, और मन्ना डे थे उसमें, ये सब। तो वो रात भर वो कव्वाली वो लोग गाते रहे। रिकॉर्डिंग हो चुकी। सुधा मल्होत्रा मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कोई प्रोफेशनल वजह नहीं थी कि उस कव्वाली को वो गाए, लेकिन उनको कव्वाली में ऐसा एक बार वो गा लिया तो रात भर, और वहां ट्रेनें बंद हो जाती हैं 2 बजे के आसपास में। तो वो जो ट्रेनें बंद होगी, गाड़ी तो सबके पास थी नहीं, कैसे जाएंगे? वो लोग रात भर वो कव्वाली गाते थे। एक तो ये तो रोशन साहब का कंपोज किया और साहिल साहब का लिखा हुआ ये एक कव्वाली। दूसरा मुगल आजम में, अब जेएनयू के हैं, जेएनयू में हम लोगों के बीच में 118 कव्वालियों पे हम लोगों ने चर्चा की और पाया कि साहब 19-20 का फर्क है। इसमें से कौन अच्छा है? रोशन साहब वाला अच्छा है या मुगल आजम वाला अच्छा है? तो वो ये दोनों कव्वाली ग्रेट फॉर्म में है। एक तो ये हम करना चाह रहे हैं। दूसरी बात मैं खत्म कर लूंगा कि कव्वालियों के फॉर्म अब खत्म हो गए। अब जिस तरह की कव्वालियां आ रही, फिल्मों की मैं बात कर रहा हूं, वो कव्वाली के नाम पे कलंक है। वो ना उसमें लिरिक्स है, न म्यूजिक का रिदम है, न सिंगर्स के वो सब चीज हैं। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। कव्वालियां अगर हिंदुस्तान में ही दम तोड़ देंगी, और दुनिया में कहीं अमेरिका में तो कव्वाली नहीं होती। तो एक तो ये बात है, कव्वालियों पर चर्चा होनी चाहिए और इस अर्ज किया जाना चाहिए जो, और फिल्म बहुत कंप्लीट मीडियम है। फिल्म के जरिए कव्वालियां जो पॉपुलर हुआ है उसमें सब कुछ तो ठीक है। फिल्मों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फॉर्म है, कव्वालियां हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन ले दे के बिहार, यूपी जो गंगेटिक बेल्ट है, जो गंगेटिक प्लेन है, उसमें जो कव्वाली होते हैं वो फिल्मों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इतनी सी बात मैं कह रहा हूं और कहने की कोशिश की है मैंने आप लोगों के हिसाब से। फिर अब मैं बैठ के सुनूंगा। मैं अपने गांव में हूं, मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं लेटा हुआ था। मैं खड़ा हो गया, बैठ गया। आप लोग बोलिए, मैं सुनूंगा। शुक्रिया। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो 2-4 बातें मैं भी अर्ज कर दूं। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल कहिए सर। पहली बात यह है कि ये कव्वालियों के लिए आज हम लोग बैठे हैं
कव्वालियों को हम दो जॉनर्स में बांट सकते हैं, एक जो कव्वाली है, दूसरी जो फिल्मी कव्वाली। कव्वाली जिसको हम गैर फिल्मी कव्वाली भी कह सकते हैं, ये जो आई है महफिल समाज से आई, और कव्वालियों की जो शुरुआत हुई थी ये परंपरा 650 साल पुरानी है। ये कोई आज की चीज नहीं है, जॉनरा कोई आज 100-200 साल पुराना नहीं। लेकिन उस वक्त जो कव्वालियां गाई जाती है अपनी दरगाहों पर गाई जाती थी या इस तरह की महफिलों में गाई जाती थी, और उनका जो रंग होता था वो महफिल के समा का रंग होता था। और कव्वाली का एक ऐसा जॉनरा है ये महफिल समा के, जिसको सुनने के बाद बेसाख्ता एक मदहोशी सी, एक बेखुदी सी तारीफ होने लगती थी लोगों, और वो चीज आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत ज्यादा मकबूल होने लगी तो वहां से निकल के वो रफ्ता रफ्ता उसका इस्तेमाल फिल्मों की तरफ आया। जैसा कि अशोक भाई ने बताया कि 1945 की फिल्म जीनत में पहली बार फिल्मी पैमाने पे कव्वाली आहे न परी शिकवे न किए इसे पेश किया गया। इसे लिखा था नक्शब साहब, शायर जो थे उनका नाम था नक्शब, और जो संगीत दिया था वो थे हसन साहब। तो वो कव्वाली बहुत ही एक नया फ्लेवर था, एक नई चीज थी, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया उसे, और वहां से एक शुरुआत हुई, वहां से फिल्मों में इसकी एंट्री हुई, और होते 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 जैसा कि शंकर शंभू जी का नाम लिया गया, जानी बाबू जी का नाम लिया गया, छोटे साहब का मजीद शोला, और इस तरह के बहुत सारे कव्वाल जो कि गैर फिल्मी कव्वाल थे, लेकिन वहां से गाहे बगाहे उनकी एंट्री फिल्मों में भी हुई, उन्होंने फिल्मों में भी गाया। फिर जैसा कि गोगा जी ने कहा कि जब रफी साहब आए तो एक नया दौर शुरू। तो रफी साहब के आने के बाद की जो बात है, तो मैं तो ये कहूंगा कि ही वॉज द ट्रेंड सेटर, कि पहले तो प्लेबैक सिंगिंग का भी मिजाज अलग था, रंग अलग था, लेकिन उनके आने के बाद में प्लेबैक सिंगिंग जो है वो भी एक अलग रंग में ढलने लगी। और रफी साहब का ये मामला था कि उनको आप क्या कहेंगे, आप उनको भजन गाने वाला कहेंगे या गजल गाने वाला कहेंगे, नात शरीफ पढ़ने वाला कहेंगे या कव्वाली कव्वाल कहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस जॉनर पे भी हाथ दिया उससे बिल्कुल परिपूर्ण तरीके से उन्होंने उसके साथ इंसाफ क्या निभाया और उसमें कुछ और बढ़ाया। फिल्मी कव्वालियों की अगर हम बात करें तो फिल्मी कव्वालियां जैसा कि आपने जिक्र किया, बहुत सारी कव्वालियां हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि वो कव्वालियां जैसे कि आपने कहा निगाह नाज के मारों का हाल क्या होगा, बरसात की रात में 4 कव्वालियां, इनमें से एक में तो 3 पार्ट थे, ना तो कारवा की तलाश है, इसमें ही 3 पार्ट है। इसके अलावा मेरे बातिश की आवाज में था निगाह नाज के मारों का हाल, उसके बाद ये कव्वाली और बड़ी मजेदार कव्वाली थी। तो वो जो जी चाहता हूँ वो उसमें खास तौर से जो उसका जो सब्जेक्ट था वो थी कव्वाली, और उस जमाने में उस तरह की महफिलें मुनक्किद होती थी, खास तौर से उस नॉर्थ के शहरों में उस तरह की जो है वो मुरादाबाद हुआ या भोपाल हुआ या मेरठ हुआ, वहां पे उस तरह की जो है वो महफिलें मुनक्किद की जाती जी। तो वो एक लोगों में पॉपुलरिटी का एक बेस रहा। अगर आपको इन कव्वालों से हट के अगर आप बात करें तो मैंने देखा है कि जब फिल्मी कव्वालियों में मोहम्मद रफी साहब, अन्ना डे जी और आशा जी, ये 3 नाम ऐसे हैं कि जब जिस कव्वाली में इनकी एंट्री हो जाती थी तो वो कव्वाली फिल्मी जो होती थी वो किसी और लेवल की बहुत। अब इसमें कुछ सुधा मल्होत्रा आ जाए, बातिश आ जाए, बलबीर आ जाए और आ जाए, तो एक अलग सी बात। तो वो जो थे ये सारे फनकार उन कव्वालियों में एडेड फ्लेवर, लेकिन मेन जो फ्लेवर लेकर आते थे वो थे रफी साहब और आशा जी। इस बारे में मैं लता जी का भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि कव्वालियों में जो योगदान आशा जी का एज अ फीमेल सिंगर वो लता जी का नहीं था। अब रफी साहब की जो बात है तो उसको तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल नमक थे कि जिसमें डाल दीजिए या पानी थे कि बर्तन में डाल दीजिए, उसी की शक्ल अख्तियार कर जाती थी। और अगर हम रफी साहब की बात करें तो अपने करियर के दौरान रफी साहब ने जहां हजारों गीत गाए, फिल्मी कव्वालियां उन्होंने 180 गाई, और उन 180 कव्वालियों में 65 कव्वालियों में आशा जी का साथ रहा और 30 कव्वालियों में मन्ना डे जी का साथ रहा। और इनमें से बहुत सारी ऐसी कव्वालियां जिनका आज हम जिक्र शायद कर भी ना पाएंगे या भूल जाएंगे, जैसे कि मुझे याद आ रहा है जब से तुम्हें देखा है हम हो गए दीवाने, आवाज गाने सितंबर बनाया ये इस तरह की बहुत सारी है कि जो आपको मुझे याद आ रहा है बहुत बरसों पहले की बात है कि रेडियो सोलोन से बुध के दिन सुबह 9 से 9:30 एक प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें कव्वाली बजाएगा जी, ठीक है। फिर बाद में उसको जुमा के दिन कर दिया गया, तो वो आधे घंटे का जो प्रोग्राम होता था उसमें बड़ी नायाब कव्वालियां नायाब कव्वालियां आती थी बिल्कुल। अब इसके बाद ये हुआ कि ये फिल्मी कव्वालियां जो थी ये तो अपनी काफी पॉपुलर होती रही, फिर उसके बाद फिर से एक दौर आया और ये दौर था मेरे स्टूडेंट लाइफ का, कि जब अचानक कानों में एक आवाज आई, झूम बराबर झूम शराब। अब ये जो आवाज आई भाई ये कौन है,
तो पता चला कि ये अजीज दादरा है और इन्होंने तो पूरे कहना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष को ही झुमा दिया था। तो उस जमाने में मैं एक ईपी खरीद कर लाया जी। और उसमें मुझे कव्वाली थी तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए, मुझे उनकी ये कव्वाली बहुत अच्छी लगी। तो मैं खास तौर से उस कव्वाली के लिए एक ईपी खरीद के लाया था। मैडम को याद होगा, एक ईपी निकला था जिसमें 4 कव्वालियां थी नादरा साहब की और अपने जमाने में बड़ी पॉपुलर हुई। तो मैं अब आ गया अजीज नादरा साहब के उस दौर में। तो मैं अब चाहूंगा कि मैडम आज हमारी महफिल में हाजिर है, मुमताज जी, जो कि अजीज नादरा साहब की पत्नी है। तो अब इस बारे में वो क्या कहें? जी, तो मैं सब्जेक्ट है फिल्मों की कव्वालियां। जी। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहूंगी कि अशोक कुमार जी ने बोला था कि पहली कव्वाली फिल्म जीनत में आई थी। ये इसमें कोई शक नहीं कि कव्वाली का जो रंग रूप हम लोग आज देखते हैं वो फिल्मों की देन है। इससे पहले कव्वाली बड़ी मोनोटोनस हुआ करती थी, लेकिन पहली फिल्म जीनत नहीं थी जिसमें कव्वालियों का जिक्र है। इससे पहले ये 1931 में प्यारू कव्वाल करके थे एक, उन्होंने जय भारत फिल्म के लिए 2 कव्वालियां रिकॉर्ड कराई थी, जिसमें से एक थी कोई नहीं है गैर बाबा और दूसरी थी बुरा किसको मानूं भला किसको जानूं। तो सबसे पहली जो कव्वाली आई है ये जय भारत फिल्म में आई है और उसको गाने वाले थे प्यारू कव्वाल। और जो फिल्म जीनत में कव्वाली आई है वो लेडीज की पहली कव्वाली है। कव्वाली में मैं आपको बता दूं कि पहले औरतों का गाना मना था, औरतों का कव्वाली गाना मना था। तो जीनत फिल्म में पहली बार लेडीज से कव्वाली गवाई गई थी। उसमें गाने वाली थी जोहराबाई अंबाले वाली, नूरजहां और कल्याणी। तो ये मैं बता दूं आपको। और पहली कव्वाला जिनको कव्वाला मतलब खास तौर पर कव्वाला कहा जाए वो थी शकीला बानो भोपाली। शकीला बानो भोपाली जी बिल्कुल, उन्होंने वो पहली कव्वाला थी। बाकी ऐसे तो कव्वाली फिल्मों में आई, लेकिन जो जिनको कव्वाला कहा जाए वो शकीला बानो भोपाली थी। और एक कव्वाली झूम बराबर से पहले जो आज तक सुनी जाती है, जिसका किसी ने जिक्र नहीं किया, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न फिल्म अल हिलाल की कव्वाली थी। इसको गाया था इस्माइल आजाद कव्वाल ने। तो और एक बात और बता दूं, एक ईबू कव्वाल थे जिनकी कई कव्वालियां फिल्मों में ले ली गई हैं, जिसमें से एक थी अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। ये नौशाद साहब ने अपनी फिल्म रतन में पेश की थी। और उनकी आदत नहीं थी कि वो किसी को अपना नाम दे, मतलब किसी को उसका क्रेडिट दे, वो अपने नाम से ही सब चीज इस्तेमाल करते थे। मेरे हस्बैंड ने भी उनके साथ 4 फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम किया था। उसमें से पहली फिल्म थी पालकी, दूसरी राम और श्याम, तीसरी संघर्ष और चौथी साथी। तो उनको भी क्रेडिट उन्होंने दिया नहीं। आखिरी फिल्म में संघर्ष में उन्होंने क्रेडिट दिया था। इसी बात पे झगड़ा होके उनका फिर वो अलग हो गया उनसे। तो झूम बराबर झूम शराबी। जी बिल्कुल। एक सवाल यहाँ मैं करना चाहूंगा कि अजीज राजा साहब ने 4 फिल्मों में नौशाद साहब के असिस्टेंट की हैसियत से काम किया। तो उन्होंने कभी आपको ये बताया कि इनमें से किसी फिल्म में कौन सी कंपोजिशन उन्होंने बनाई है? ऐसी भी जी हाँ बिल्कुल। पालकी फिल्म में शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, ये उनकी कंपोजिशन थी। और जाने वाले तेरा खुदा हाफिज, ये उनकी कंपोजिशन थी। और संघर्ष में तस्वीर मोहब्बत थी जिसको हमने ये शीशा तोड़ दिया, वो उनकी एक कव्वाली थी। पीला पीला छाई घटा पीने का अरमान है, उसको काट के ये कंपोजिशन बनाई गई थी। और मेरे पास आओ नजर तो मिलाओ, इन आंखों में तुमको जवानी मिलेगी, ये मेरे हस्बैंड की धुन थी। और साथ ही में ये कौन आया रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से, उसने जाना इधर आ
आईना हूं मैं तेरा, क्या और मैं तो प्यार से तेरे पिया मांग सजाऊंगी, उसके अंतरे उन्होंने बनाए थे। अच्छा। राम और श्याम में बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते, ये उनकी कंपोजिशन थी। और मैं हूं साकी तू है शराबी शराबी, ये उनकी एक कव्वाली थी। तू है दाता मैं हूं सवाली सवाली, उसको काट के उन्होंने बनाई थी। और उसके अंतरे जो थे वो सीधा वो उसी कव्वाली से उठा के रख दिए थे। तू है दाता मैं हूं सवाली सवाली, तूने आंखों से पिलाई वो नशा है के दूं, यही बिल्कुल सेम यही तर्ज है ये। तो इस तरीके से ये धुनें शायद एक आधी मैं भूल रही हूँ, लेकिन ये धुनें उनकी बनाई थी। अब देखिए ये बहुत ही नायाब जानकारियां हैं। जी ये ऐसी बातें हैं कि जिनका आज से पहले कभी ना तो तस्करा हुआ, ना कभी ये बात कहीं पढ़ी गई या देखी गई। और ये बहुत ही ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो बहुत ही नायाब। और मजे की बात है कि इसमें आपने जितने गीतों का, जितनी कंपोजिशन का जिक्र किया, ऑल ऑफ देम, सारे के सारे बड़े मकबूल, बहुत ही पॉपुलर। जी बिल्कुल। और जी दूसरी बात का जो मैं जिक्र करना चाहूंगी कि बरसात की रात, जो फिल्म शायद कव्वालियों की ही वजह से, उसकी स्टोरी में कव्वालियों का बहुत बड़ा रोल था। उसमें दो कव्वालों का योगदान मैं बताना चाहूंगी। एक पहचानता हूं तुम्हारी नजर को मैं, आगे ये जो कव्वाली थी ये बंदे हसन साहब ने गाई हुई थी। और दूसरी निगाहे नाज के मारों का हाल क्या होगा, ये कव्वाली शंकर शंभू कव्वाल ने गाई थी। तो ये दोनों कव्वाल, इनका जिक्र मैं करना चाहूंगी। और इसके अलावा तो उसमें बहुत सी कव्वालियां थी। खैर क्या मैं कहना चाह रही थी, हाँ अब आते हैं मेरे हस्बैंड की तरफ। तो ये जो झूम बराबर झूम शराबी है, ये कई बार रिकॉर्ड हो चुकी है। पहली बार ये रिकॉर्ड हुई थी 1969 में। उसके बाद ये कव्वाली तो इतनी मकबूल हुई कि उसकी मकबूलियत का तो मतलब रिकॉर्ड ही आज तक कोई नहीं तोड़ सका है। तो ये जब इतनी मकबूल हो गई तो उसके बाद एक फिल्म आई थी मेरे गरीब नवाज, उसमें बीच में एक 20 मिनट की रील चलती थी, उसमें झूम बराबर झूम शराबी, और एक जिसका आपने अभी जिक्र किया तेरी बातें ही सुनाने आए, और हाँ एक और कोई उसमें कव्वाली थी। 3 उसमें कव्वालियां थी। वो 20 मिनट की रील उसमें चली और उसके बाद ये धुआंधार मतलब बहुत ही हिट हो गई। वो पिक्चर भी बोलते हैं कि मेरे गरीब नवाज इस रील की वजह से ज्यादा हिट हुई थी। इसको सुनने के लिए लोग जाते थे थिएटर में। मैंने भी देखी थी वो पिक्चर। जी। इसके बाद 1973 में IS जौहर ने जब 5 राइफल्स बनाई तो उन्होंने इस कव्वाली को फिल्म में शामिल किया, अपनी फिल्म में शामिल किया। और उसमें मेरे हस्बैंड की धुन थी, लेकिन उसमें नाम उन्होंने कल्याण जी आनंद जी का दे दिया है। तो ये उसके बाद ये तीसरी बार रिकॉर्ड हुई। और चौथी बार मेरे हस्बैंड ने डेथ से पहले इसको रिकॉर्ड किया था। ये 1992 की बात है, 1991 की बात है। रिकॉर्ड किया था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। वो पूरा नहीं कर पाए थे इसको रिकॉर्ड को। तो उनके भांजे ने मतलब सिंगर की डबिंग नहीं हो पाई थी, ट्रैक वगैरह पूरा तैयार हो गया था, तो फिर उनके भांजे ने इसको रिकॉर्ड किया था। मोहतरमा आपके हस्बैंड का इस्म शरीफ जान सकता हूँ? जी अजीज नाज़ा। अच्छा अब्दुल अजीज, हाँ अब्दुल अजीज नाम था उनका। अच्छा। और नाज़ा उनका तखल्लुस था। हाँ, जी कानपुर से काफी ताल्लुक रहा उनका, कानपुर में प्रोग्राम उन्होंने किया। हाँ जी, शुरुआत में वो जरा शुरुआत में वो आके गमो खा के हाथे में ठहरा करते थे। वैसे वो मालवारी थे, केरला के रहने वाले थे जी। और उस जमाने में और अभी भी काफी हाल तक ही एक सीजन चलता था कव्वालियों का। तो उस सीजन में कव्वालियां ज्यादा हुआ करती थी। तो उस सीजन में कव्वाल लोग जाके नागपुर में, कानपुर में, जहाँ पे ज्यादा मार्केट था, तो वहां पे जाके रह जाते थे।
और जितना सीजन चलता था वो करते थे, उसमें पैसा वो जो भी कमाते होंगे उतरने के बाद वापस लौट आते थे। तो शायद हो सकता है इसी सिलसिले में वो कानपुर जाते होंगे। हालांकि उनकी पैदाइश बॉम्बे की ही थी और यहीं के रहने वाले थे। केरला के मतलब उनके आबो अजदाद केरला के रहने वाले थे, लेकिन उनकी यहीं पैदाइश हुई, यहीं पढ़ाई लिखाई, यहीं बड़े हुए और यहीं उनकी डेथ हुई। तो उनकी कव्वाली थी, रफू चक्कर में भी उनकी एक कव्वाली थी। जी हाँ, रफू चक्कर में कव्वाली नहीं थी, भजन था वो, भजन बिना चैन ना आए राम। हाँ हाँ जी, उन्होंने तो बहुत सी फिल्मों में गाया है। हाँ जी, उन्होंने जी कई फिल्मों में गाया है। या बाबा मखदूम उनकी, मेरे को नाम नहीं याद है फिल्म का। शत्रुघ्न सिन्हा के लिए उन्होंने कई फिल्मों में गाया है। एक जग्गू फिल्म आई थी, मेरा क्या कहना, कि उस मैंने जो भी चाहा कर दिया, और उसमें मेरे हस्बैंड की लाइन थी कि उसका क्या कहना कि उसने जो भी चाहा कर दिया। और शत्रुघ्न सिन्हा के लिए ही उन्होंने गाया था, ये नजर है नजर है नजर, इसको सबकी खबर है खबर। एक मैडम जय विजय पिक्चर आई थी, उसमें भी जय विजय में जी मोहम्मद रफी साहब के साथ उन्होंने गाया था। क्या बड़ी दूर से चलकर आए हैं, तुम्हें जलवा, क्या वो तो इम्पोर्टेंट मंजिल तक आ चुके थे। उसके बाद ये टाइम आउट हो गया, तो मैं फिर से दोबारा चाहूंगा कि मैं फिर से मुमताज जी की तरफ जाऊं और एक बार फिर मैं कहूँ कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट जानकारियां इन्होंने आज दी है। कैसी जैसी नौशाद साहब के अगर हम करियर ग्राफ को देखें, उनके काम पे देखें और उनके नाम उनकी शोहरत को अगर हम देखें, तो उसके बाद इस तरह की बात का आज के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहना भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं समझता हूं कि जुबान से मेरी ये बात तो निकली नहीं कि उसके बाद एक टटोर से खड़ी हो जाएगी, अरे साहब आप क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि हम कभी कभी किसी बहुत बड़ी शख्सियत के साथ बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि भाई ये तो कभी वो कर ही नहीं सकते। हम ये भूल जाते हैं कि भाई उनके भी अपनी मजबूरियां होंगी, उनकी भी अपनी जरूरतें होंगी, वो भी इंसान है, उनके साथ भी अपने मामलात होंगे। इन तमाम चीजों से परे हम एक नजरिया बना के बैठ जाते हैं, उससे नजरिया बना के बैठ नहीं जाते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ लड़ने भिड़ने और बहसबाजी कोई नहीं कुछ। अच्छा, मेरे ख्याल से आपकी बेगम बुला रही है, शुभ भाई। सर अब मैं भी आज बड़ा मुझे ताजुब हुआ क्योंकि इतने मेरी 74 साल की उम्र हो रही है और मैंने कभी जी, और आपकी बेगम ने आपको पहली बार आवाज दिया पीछे से? कुछ दूर रही थी जी जी। तो मैं बता रही थी कि उन्होंने कौन कौन सी फिल्मों में गाया है। अब मुझे ये तो नहीं मालूम था कि मुझे सिर्फ अजीज नाज़र के ऊपर बोलना नहीं तो मैं पूरी लिस्ट तैयार करके बैठती, लेकिन मुझे इतनी देर में जो याद आए कि उन्होंने चट्टान सिंह में जी, उन्होंने चट्टान सिंह में गाया था, आप बुलाए और हम ना बहुत पॉपुलर थी, बहुत उनके सारे गाने बहुत पॉपुलर हुए हैं। फिर चरण दास में उन्होंने गाया था, वो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के ऊपर फिल्माया गया था, देख लो इश्क का मर्तबा देख लो। और फिर लैला मजनू की कव्वाली भी बहुत मशहूर हुई, हो कि मायूस तेरे दर से सवाल ही ना गया। उसमें कई कव्वालों ने गाया था, मेरे हस्बैंड ने भी उसमें गाया था, और उसमें शंकर शंभू और रफी साहब ने उसमें गाया था। तो और ये एक कुर्बानी करके फिल्म आई थी फिरोज खान की, उसमें उन्होंने सिर्फ एडलिब गाई थी, फरिश्तों को नहीं मिलता, वो भी बहुत मशहूर हुई थी। आज तक वो बहुत, जहां उसको जरा मेरा बेटा भी गाता है ना, तो जरा सा अगर जी कव्वाली के शुरू में वो लाइन थी, फरिश्तों को नहीं मिलता, ये वाला जी, तो उसको जरा सा अगर कहीं गा दे तो तालियों की बौछार हो जाती है। दूसरे ये फिल्म का नाम मैं भूल रही हूँ, यारों की यारी पे अपनी जान कुर्बान हुई गई। और फकीरा फिल्म में उनकी एक कव्वाली थी, हम तो झुककर सलाम करते हैं, वो किशोर कुमार साहब के साथ थी, महेंद्र कपूर और किशोर कुमार के साथ में थी। महेंद्र कपूर के साथ भी उन्होंने काफी गाया है, मुझे
याद नहीं आ रहा इस वक्त कि कौन कौन से गाने हैं, तो इतना मुझे याद है इतनी देर में, तो मैंने लिख के रख लिया था कि अभी बताना पड़ेगा। नहीं, ये जो आप बता रही हैं ये सिर्फ हमें नहीं बता रही है, बल्कि अब्दुल खाजा साहब के तमाम शायकीन के चाहने वालों को बता रही है। और मैं समझता हूँ कि उनके जो शायकीन, उनके जो शैदाई हैं, उनके लिए भी आज आपको देखना, आपको सुनना इस तरह से रूबरू, ये उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होगी कि हमारा ये प्रोग्राम ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और फिर इसके बाद जब हम इसे अपने नॉर्मल चैनल पे डालेंगे तो अल्लाह के फजल करम से हमारी व्यूअरशिप अच्छी खासी तादाद में, और ये चीजें, हमारी बातें काफी हजारों तक पहुंचने वाली। तो मैं आपका चैनल सुनती हूँ, आपका रफी साहब के बड़े शहदाई हैं, मैं सुनती रहती हूँ क्योंकि मैं भी रफी साहब की बहुत बड़ी शहदाई हूँ। क्या बात, आपकी उनसे मुलाकात तो हुई होगी रफी साहब से? नहीं, मेरे आने से पहले वो जा चुके थे। अच्छा, उनकी 1982 में डेथ हुई है और मेरी शादी हुई है 1987 में। 1980 जी, 18 में 18 अच्छा, हाँ, तो मेरी शादी 87 में हुई। अच्छा, ठीक, वो होते तो जरूर मुलाकात हो। हाँ बिल्कुल। खैर रफी साहब का कौन, तो मेरा ख्याल है विनोद भाई, मेरा ख्याल है कि अब आपकी फरमाइश जो है उसकी पूर्ति की जाए, और अब तो हम आप जिसे कुछ सुने। वो तो चले गए आनंद जी ना, गायक जो थे। आनंद जी चले गए तो आप इनकी मौजूदगी का आप आनंद लीजिए ना। हाँ, तो अगर सुनाएंगे तो सुना। इनकी मौजूदगी का आनंद लिया जाए, इन्हें सुना जाए। हाँ हाँ हाँ, मेरे को याद नहीं है, कुछ भी तो मेरे को याद नहीं, मैं थोड़ा सा जितना मेरे को याद आएगा मैं सुना देती हूँ। जी, इरशाद। झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम, काली घटा है मस्त फजा है, काली घटा है मस्त फजा है, जाम उठाकर घूम घूम घूम, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। आज इसके पीने से तबीयत में रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए, इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पे दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा न हुआ, कम से कम सूरत साकी का नजारा कर ले, आके मैं खाने में जीने का सहारा कर ले, जान जब सामने आए तुम करना कैसा, बात जब दिल किया जाए तो डरना कैसा, धूम मची है मैं खाने में, धूम मची है मैं खाने में, तू भी मचा ले धूम धूम धूम, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। बस इतना ही गा पाऊंगी क्योंकि मेरे गले का थोड़ा ऑपरेशन है जी। ये लिखी भी उन्होंने की शायद, ये कव्वाली? हाँ, ये उन्होंने ही लिखी थी, लेकिन इसमें उन्होंने नाम दे दिया था नाज़ा शोलापुरी का, शायद कुछ इनकम टैक्स का होगा लफड़ा जो भी रहा हो। फिल्मी पर्दे पे गाया था, फिल्मी पर्दे पे IAS जौहर की जो बेटी है, बेटी जी अंबिका जौहर, वो अंबिका जौहर, उन्होंने उनके ऊपर फिल्माया गया था। जी जी जी, 5 राइफल्स जी 5 राइफल्स में। तो अशोक जी सर, एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, इस कव्वाली से रिलेटेड मुझे एक बात याद आ गई, बहुत वर्षों पुरानी बात, जिस जमाने में हर वक्त जहां सुनिए आप यही कव्वाली बजा करती थी, झूम बराबर शराबी। तो एक आदमी था, वो शराब के नशे में धुत सड़क किनारे खड़े होकर वो गा रहा था, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। फिर उसके बाद में जो उसके अगल बगल होता है, भाई आगे तो बढ़ो, तो कहता झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। अरे यार, तुम जब से सिर्फ झूम बराबर झूम ये जा रहे हो, बोले हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड में यही वाला गाना है तो हम क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, तो रिकॉर्ड को पलट दो, पलट के गाओ, देखो दूसरी तरफ क्या बज रहा है। उसने जो है नशे में वो एक्टिंग करके उसने पलट दिया रिकॉर्ड को, और उसके बाद फिर उसने शुरू किया झूम बराबर झूम शराबी। तो लोगों ने कहा अरे यार, अब तो तुमने रिकॉर्ड पलट दिया, फिर क्यों झूम बराबर झूम।
हम क्या करेंगे, इधर भी वही गाना है तो हम क्या करेंगे। तो ये हमारे एक दोस्त थे, वो कलकत्ता के बड़े माने हुए एंकर हैं, तो ये उन्होंने अपना एक आइटम बना दिया और लोग बड़ा पसंद करते थे उसे। नहीं नहीं, तो ये तो खैर नहीं सर और आपके रिकॉर्ड में एक ही रिकॉर्ड में दो एक ही गाने जो है एक रिकॉर्ड में आते थे, तो आधा गाना इधर है, आधा हाँ, तो नहीं, आधा जो है वो जिस रिकॉर्ड में झूम बराबर था, उसके दूसरे साइड में थी दुनिया मान गई। वो दुनिया मान गई। हाँ, वो दुनिया मान गई, ये कव्वाली थी इसकी EP में। मेरे ख्याल से बाद में से एनरिको ने भी निकाला था, जहां तक मुझे याद आता है कि तो इसका एक एडिशन एनरिको कंपनी नहीं, इसके राइट्स आज भी HMV के पास ही। HFD के आज अब वो सारे गामा हो गए हैं, हिंदुजा ने खरीद लिया तो उसको, जी। तो उनके पास ही रहते इसके राइट्स। अपना पर्सनल वो जैसे आप शायद JNU में आप थी शायद, फिर वहां पे नहीं, मैं मेरी सारी पढ़ाई लिखाई कानपुर में हुई, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। अरे कानपुर में कहाँ की मैडम? पहले बिराना रोड में रहते थे, फिर बाद में कैंट में रहते थे। अब तो डैडी नहीं रहे, मेरे पापा नहीं रहे, तो अब तो मम्मी भी मेरे पास ही यहीं बॉम्बे में रहती। आपके नानिहाल ही निकल आए हमारे अशोक भाई ये कानपुर। हाँ, तो आप क्या END में पढ़ी है? मैं पढ़ी हूँ DG कॉलेज में। अच्छा, DG जुहारी देवी में पढ़ी, पूरी पढ़ाई जुहारी में हुई है। हाँ, और उसके बाद कॉलेज मैंने DG से किया है। अच्छा, हम मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन DAV से है, तो अच्छा, स्टेट सर्विसेज में, हाँ स्टेट सर्विसेज में आने से पहले DG कॉलेज जाने के लिए हमको DAV पार करना पड़ता था। हाँ जी। और वहीं पर जो है वो उसमें लॉ कॉलेज भी लगता था आपके DG में जी। और उस समय हेमलता स्वरूप शायद प्रिंसिपल हो रही होंगी आपके समय में। मुझे तो याद आपने कभी अशोक जी को देखा नहीं? जी। मैं 70 से आपके बारे में, अच्छा नहीं, आपके बारे में मैंने सुना कि उस वक्त आप खड़े रहते थे वो ग्रुप्स को देखने के लिए, तो मैंने समझा हो सकता है कि शायद इतनी भी नजर पड़ी हुआ। मैं इतनी उम्र नहीं हुई है। मैं जब कॉलेज में जी, आप मैं 84 में कॉलेज कर रही थी जी। हाँ, मैं तो 74 में पास आउट हो गया था और 77 में PCS सेलेक्ट हो गया था जी। अच्छा, तो जी मैंने 84 में कॉलेज छोड़ा। वो एरिया होने की कोशिश कर रही है जी। हेलो, हाँ, प्रिया पाठक जी तो वापस आ गई है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी ये जो प्रिया पाठक जी हैं, ये इनका ताल्लुक फिलहाल ये हॉस्टन में रहती है और रफी साहब की बड़ी परस्तार है। तो प्रिया जी, आपका स्वागत है दोबारा। थैंक यू। सॉरी, मुझे बीच में जाना पड़ा था। हाँ, नहीं ऐसा है, वो बीच से भागने वालों की कमी नहीं है, आप भी उन्हीं में शामिल। एक मेरी गजल का एक शेर है अशोक जी, कि समझ रहा था हमें साथ साथ चलना है, समझ रहा था हमें साथ साथ चलना है, किसे खबर थी तुम्हें रास्ता बदलना है। क्या बात है। तो आप शायर हैं? मैं बहुत क्या बताऊं, मेरे बारे में भी रिसर्च चल रही है कि मैं हूँ क्या है। ऑलराउंडर। मैं भी शायरी करती हूँ और मैं भी राइटर ही हूँ। एक्चुअली मैं राइटर सिंगर नहीं हूँ। आप पहला काम ये करेंगी कि आप मेरा नंबर आप विनोद जी से ले लीजिएगा और मेरे साथ आप कनेक्ट हो जाइएगा, ताकि हम लोग जरा आपस में भी कलाम वगैरह की बातें कर सके। जी बिल्कुल। वैसे इंशाल्लाह 10 तारीख के बाद हो सकता है कि बॉम्बे में आपसे मुलाकात हो। जी जरूर। आप बॉम्बे में रहते हैं क्या? नहीं, मैं रहता हूँ हैदराबाद। अच्छा। ताल्लुक मेरा कलकत्ते से है, लेकिन इस वक्त अभी मैं आपसे कलकत्ते से मुखातिब हूँ, लेकिन 10 तारीख में बॉम्बे लैंड करूंगा। अच्छा, ओके। तो कोशिश करूंगा कि आपसे रूबरू मुलाकात हो सके। जी जरूर। तो प्रिया जी, आप पूछ रही थी ना विनोद जी के बारे में, तो ये हमारे विनोद भाई बैठे हुए हैं। यस, नमस्ते। नमस्ते। आपने रफी साहब के ऊपर बुक लिखी है ना? जी। हाँ, तभी मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। हाँ,
तभी मेरी आपसे मतलब टेक्स्ट के थ्रू बातचीत हुई है, बहुत साल पहले, 7-8 साल, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। या हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो मेरे पास एक प्रस्ताव है। 2005 में। हाँ, हाँ, 5, हाँ हो, अभी रफी साहब का है। 2005 में छपी। हाँ, तभी फिर मेरी आपसे बातचीत हुई थी, मुझे याद है, इसलिए मेरे पास आपका अच्छा, नंबर भी था हाँ। तभी से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या आप बता रही थी, क्या बोल? हाँ, तो मेरे पास एक प्रस्ताव है, रफी साहब का भी सेंटिनरी बर्थडे सेलिब्रेशन आ रहा है, 100th। तो हाँ, हाँ। दिसंबर 24 को मेरे दिमाग में एक आइडिया है, बट इट इज, आई नीड एवरीबडी, इट्स अ टीम वर्क। तो हाँ हाँ। जो भी रफी साहब के सब चाहने वाले हैं, सब एकत्रित आए तो ही वो संभव है। तो 24 दिसंबर जो है, अपने यहाँ पे पूरे विश्व में बहुत अलग अलग टाइम जोन है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में रात के 12 बजते हैं। तो सबसे पहले जहां कहीं भी सबसे पहले 24 दिसंबर आएगा, तब से लेकर सबसे लास्ट 24 दिसंबर रात के 12 बजे जहां भी होगा, उसने पूरे समय, वो मुझे भी नहीं आएगा, देखना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा। तो जहां कहीं भी सबसे, हाँ, जहां कहीं भी सबसे लास्ट 24 दिसंबर आएगा, तो वो पूरे 1.5 दिन या राउंड अबाउट 1.5 दिन तक होता है। तो वो 1.5 दिन कंटिन्यूसली रफी साहब के गाने ऑनलाइन चलता रहेगा, सब लोग एक एक गाने गाते रहेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब पूरे ग्लोब में। हाँ, पूरे ग्लोब में, यहाँ से वहां तक, इस पार से उस पार तक रफी साहब के गाने हो। हाँ, पूरे साल तक, एक साल, एक साल नहीं, तक। नहीं, एक दिन, 24 दिसंबर 2024। तो वो एक दिन 24 दिसंबर की शुरुआत सबसे पहले जहां भी होगी, वहां से तब से, उस समय से लेकर 24 दिसंबर का अंत जहां भी लास्ट होगा। शुरुआत तो मैडम न्यूजीलैंड से होती है। हाँ, तो न्यूजीलैंड, हाँ, न्यूजीलैंड से होती है। ये इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जाएगा? ऑनलाइन सब लोग अपने अपने, हाँ, उसमें डालेंगे, मतलब फेसबुक या इसके जरिए? हाँ, कहीं पे भी हाँ, जूम के जरिए। वो नॉन स्टॉप रफी साहब के गाने सब लोग हर एक एक गाएंगे। बजेंगे नहीं, लाइव एक के बाद एक आते जाएंगे और गाते जाएंगे, ऐसा ही कुछ कह रही हैं आप? हाँ हाँ हाँ। और मेरा ये था कि इसमें कोई रिपीट ना हो, क्योंकि रफी साहब के तो इतने गाने हैं, तो कोई भी गाना रिपीट ना हो, इसीलिए हम लोग एक एक जोन को एक एक। देखिए, उसके लिए पहले क्या है कि आपको एक नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम आप करने जा रहे हो। तो चैनल के जरिए कर सकते हैं, लेकिन एनरोलमेंट करनी पड़ेगी उन लोगों की जो लोग उसको लेंगे। देन ओनली वी कैन सॉर्ट इट आउट कि हाँ, फला के बाद विदाउट एक प्रोग्रामिंग के ये नहीं आएगा। वैसे इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। जी, आज से 3 साल पहले हम लोगों ने भी किया था, मेजर साहब के ये किया था सेम चीज। तो वही था कि वो एक के बाद एक लोग आते थे। तो इसका अलग से प्लानिंग करनी होगी, अलग से बात करें तो फिर। तो ये तो हुई इनके प्लान की बात। वैसे एक बात और मैं बता दूं कि ये गाने बहुत अच्छा गाती है, बड़े शौक से गाती है। और इनको मैं कह रहा हूँ कि ये पेश करें, एहसान तेरा होगा मुझसे, या कव्वाली से रिलेटेड ही बताइए। अरे फिलहाल अभी गेयर में तो डालिए गाड़ी को। अच्छा, ठीक है, चलिए। मैं पहले ही डिस्क्लेमर कर रही हूँ कि आई एम नॉट अ सिंगर। गाने के लिए गला गर्म करना पड़ता है। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे
हमारे, गम न करो वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। थैंक यू। बहुत वाह, ये विनोद भाई ये आपके लिए कह रही और ऐसा है कि क्यों ना हम मुमताज जी से कुछ सुने, क्योंकि बहुत अच्छा गाना। जावेद साहब, लगता है जैसे हम लोग एक परिवार के, एक फैमिली का एहसास हो रहा है। मैं तो इसी कोशिश, मेरी कोशिश यही रहती है कि जब मिले तो ऐसा लगे कि हमें खानदान का हिस्सा है। इसीलिए आपने देखा होगा मेरी जानिब से हल्की फुल्की बातें, थोड़ा हंसी मजाक, ये सभी मैं कर देता हूं, बिल्कुल ताकि बिल्कुल वो जो है अजनबियत का एहसास ना रहे, ऐसा लगे कि हम लोग अपनों के बीच में। हाँ, लग रहा है कि मतलब जिससे कहा जाए हम लोग एक मुझे एक फैमिली का एहसास हो रहा है। जी जी जी, जैसे कि मैं देख रहा था कि प्रिया जी गाते हैं, विनोद जी की तरफ देख रही हूँ और आप प्रिया जी की तरफ देख रहे हैं। और मैं आप लोगों की तरफ देख रहा था। तो मुमताज जी अपना माइक आप अनम्यूट कीजिए। मेरा माइक अनम्यूट है और जी, जी। मुझसे गाना ना सुनिए आप, मैं आपको गजल सुना देती हूँ। हाँ, अरे इरशाद इरशाद इरशाद, क्या बात, क्या बात। क्योंकि कव्वालियां जो होती है वो भी तो गजलों का ही एक रूप होती है। कि खुशबू तवाफ करती है सांसों के आसपास। अभी हमारे प्रिया जी हैं, प्रिया जी कहेंगी ये तवाइफ क्या होता है? तवाफ, तवाफ मतलब परिक्रमा। तो खुशबू तवाफ करती है सांसों के आसपास और भंवरों का रक्स हो तेरे होठों के आसपास। क्या बात, वाह। और शेर सुनिए कि जब भी परिंदा दिल का हुआ गुम तो जाने जा, अक्सर हमें मिला तेरी यादों के आसपास। वाह वाह। तो ये शेर के होशियार बाश पंछी, होशियार बाश के मतलब होशियार हो जा, तो होशियार बाश पंछी शिकारी है ताक में, बिखरे हैं चंद दाने भी जालों के आसपास। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और शेर, आखिरी शेर सुनिए कि कुछ फासलों में भी हैं छुपी कुर्बतें, मगर कुर्बत कहते हैं नजदीकी को, इंटीमेसी, तो कुछ फासलों में भी है छुपी कुर्बतें, मगर तन्हाइयां भी रहती हैं रिश्तों के आसपास। वाह क्या मक्का पेश कर रही जी। कुछ फासलों में भी है छुपी है कुर्बतें, मगर तन्हाइयां भी रहती हैं रिश्तों के आसपास। वाह वाह वाह, बहुत मक्का पेश कर रही हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मक्का पेश कर रही हूँ कि मुमताज जिंदगी के मुसाफिर को दो खबर, मुमताज जिंदगी के मुसाफिर को दो खबर, है रज्जों का गांव भी ख्वाबों के आसपास। रज्जों का गांव भी ख्वाबों के आसपास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। तवाफ पे मुझे एक शेर याद आ गया, अपना ही शेर है, बहुत पहले कभी लिखा था कि भरे जमाने को अपने खिलाफ करता हूं, भरे जमाने को अपने खिलाफ करता हूं, मैं खुद पसंद हूं, अपना तवाफ करता हूं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने इस मीटिंग को मुशायरे में बदल दिया है, मैं माफी चाहती हूँ। नहीं, मुशायरे नहीं, इसके बाद फिर हम सब मिलकर कव्वालियां गाएंगे ना, न तो करवा की तलाश। क्योंकि जब उस कव्वाली की रिकॉर्डिंग के बाद रात भर महफिल जम सकती है, तो कव्वाली के हवाले से हम लोग भी अपनी महफिलें तो जमा ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग अशोक भाई को सुनना चाहेंगी? क्योंकि अभी हमारे दो कैंडिडेट काफी। अशोक भाई, 2 लाइन हो जाए? 2 लाइन पूरा गाना सुनाती? नहीं, तो सोच रहा हूँ कौन सा। टाइम लिमिटेड है।
आप भाभी को देखिए और गा दीजिए गुलाबी आंखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गा रहा हूँ उन्हीं को देख करके, हाँ बिल्कुल। ठीक, आप उनको देख के नहीं गाइएगा तो उसका पता। चांद की ज़ेबाई तू झूल जबाहों में, मदहोश बहारें भी लेने लगे अंगड़ाई। ए चांद की ज़ेबाई तू झूल जबाहों में, मदहोश बहारें भी लेने लगी अंगड़ाई। ए चांद की ज़ेबाई जले दे मेरे दिल को रुखसार के शोलों में, जले दे मेरे दिल को रुखसार के शोलों में। आता है नशा हमदम मौजों के झकोलों में, पागल किए देती है महकी हुई तन्हाई। मदहोश बहारें भी लेने लगी अंगड़ाई। ए चांद की ज़ेबाई दामन न बचा मुझसे, दामन से लिपटने दे। आंचल की दीवारें गिरती है तो गिरने दे, जुड़ा जो खुला तेरा खुश। मैं सुनती रहती हूँ, मैंने तो पहले ही बोला। हाँ मैं ग्रेट लीजेंड और सिनेमाया सुनती हूँ। हाँ, मैं भी हमेशा देखती हूँ। ठीक है, ठीक। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार। नमस्कार जी, गुड नाइट। यस, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। जावेद साहब अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैंने सबको बात कर दिया।